न्यू दिल्ली, दोपहर 2 बजे। अब वक्त दोपहर के 2 बजे का हो चुका था, लेकिन रघु या सौरभ में से अब तक कोई भी रश्मि के पास एक बार भी नहीं आया था, और जिसके चलते रश्मि को अब रघु की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी कि रघु ठीक भी होगा कि नहीं, और वो कर क्या रहा है। ये उसका सबसे बड़ा सवाल था, जो कि रश्मि को पिछले कई दिनों से तंग किए हुए था। एक तो उस घर में रश्मि सबसे अनजान थी, इसलिए वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। बस यूं ही खामोश बैठी रश्मि को रघु की फिक्र सताई जा रही थी। ये सब सोच रही रश्मि फिर उठी और मेरे कमरे में दौड़ी चली आई। मैं भी बेड पर लेटा लेटा रघु और सौरभ के बारे में ही सोच रहा था, और फिर रश्मि को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर मैंने उससे सवाल किया, अरे रश्मि बेटा, तुम आओ, अंदर आओ। और मैं भी फिर बेड पर उठकर बैठ गया। मेरी ये बात सुनकर रश्मि दरवाजे से अंदर मेरे कमरे में चली आई और मेरे सामने आकर अपना उदास चेहरा लेकर खड़ी हो गई। मैं उसकी ये उदासी अच्छे से पढ़ पा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि रश्मि किस लिए परेशान है। मैंने रश्मि को इस तरह से उदास देखकर कहा, बैठो रश्मि, इधर बैठो और बताओ क्यों इतनी परेशान हो तुम। रश्मि, अंकल जी आपको सब पता है, लेकिन आप फिर भी जानबूझ के पूछ रहे हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ। रघु की वजह से अंकल जी, आप तो ये सब देख ही रहे हैं। अब रघु और सौरभ क्या कर रहे हैं दोनों मिलकर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर वो करना क्या चाहते हैं। और अपने थोड़ी देर पहले देखा था ना उन मुस्लिम लोगों को, उस मोहसिन खान को, वो कैसे आतंकवादी से लग रहे थे, और फिर उस कमरे में इतने सारे हथियार भी मौजूद थे, जिसे देखकर मुझे तो अब और ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं ये लोग रघु और सौरभ के साथ कुछ गलत ना करते। इतना प्यार करती हो अपने रघु से? क्या अंकल जी, आप फिर से शुरू हो गए? अरे सॉरी बेटा, मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक कर रहा था। चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जहां तक मुझे जो लग रहा है, वो शायद मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें एक तो और ज्यादा टेंशन होगी रघु और सौरभ की, और दूसरी बात शायद ही तुम मेरी इस बात पर भरोसा करो। मेरी ये बात सुनकर रश्मि की चिंता और बढ़ गई, और वो मुझसे फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी, बताइए ना अंकल जी, आपको क्या लगता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? प्लीज अंकल जी, मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। इन दोनों का पता नहीं है कि कहाँ हैं अब तक दोनों। ओके, तुम शांत तो हो पहले। और मेरी ये बात सुनकर रश्मि अब चुप हो गई और अपनी निराश नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे अब मैं अकेला ही उसका सहारा बचा हूं। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि सौरभ और रघु दोनों क्या कर रहे हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कुछ गलत ही कर रहे हैं। देखो बेटा, एक उम्र गुजारी है मैंने भी दुनिया में रहते रहते, अच्छे बुरे सब लोगों से पाला पड़ा है मेरा, पर जैसे ये लोग हैं, इनके काम है, तो मुझे तो ये लगता है कि ये पक्का किसी आतंकवादियों के संगठन से मिले हुए हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि रघु और सौरभ भी इस काम में मिले हुए हैं। मुझे तो ये कोई बड़ा मिशन ही लगता है। मेरी इतनी बात ध्यान से सुनने के बाद रश्मि ने मेरी तरफ एक डर भरी नजरों से देखा, जैसे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट जैसा प्लान। हमारे देश में आए साल ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जिनके बारे में हम टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन कभी उन पर इतना गौर नहीं करते कि ये जो ऐसा करते हैं, करते कौन है और क्यों करते हैं। रश्मि मेरी बातों को बड़ी गौर से सुन रही थी कि इतने में रघु वहां आ पहुंचा, और रश्मि को मेरे कमरे में मेरे पास देखकर कमरे में आता हुआ उससे कहने लगा, अरे तुम यहां हो रश्मि? मैं तुम्हें कब से तुम्हारे कमरे में ढूंढ रहा हूं। यहां क्या कर रही हो अंकल जी के पास?
रघु का इस तरह से मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर रश्मि भी अब जरा से खुश हो गई और रघु के अंदर आते ही उसने रघु को पटाख से गले लगा लिया और उससे कहने लगी, कहाँ चले गए थे रघु तुम मुझे छोड़कर? हाँ, कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी? रश्मि को इस तरह से बच्चों की तरह करता देख रघु ने भी उसे प्यार से गले से लगा लिया और फिर उसे अपने गले से दूर करते हुए कहने लगा, तुम्हारे पास ही तो था, तुम्हारे दिल में। और रश्मि रघु की ये मस्कानी बातें सुनकर और ज्यादा चढ़ गई और फिर उसने रघु से मुंह भी फेर लिया। फिर रघु से मनाते हुए उसके सामने आ गया और उसने रश्मि के चेहरे को प्यार से पकड़ा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, सॉरी यार, तुम्हें पता तो है मुझे बहुत काम होता है, सो सॉरी यार। और रघु को इस तरह से करता देख रश्मि फिर से उसके गले लग गई और मैं ये सब देखकर खुश होने लगा कि इन दोनों में कितना ज्यादा प्यार है। फिर रश्मि ने रघु से दूर होते हुए कहा, अब नहीं जाने देती मैं तुम्हें मुझसे एक पल भी दूर। और मुझे तो पहले ये बताओ कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो और सौरभ कहाँ है? रघु ने रश्मि की ये बात सुनकर नजरें फेरते हुए उससे कहा, कहीं नहीं, सौरभ बस यहीं बाजार गया है सामान लाने कुछ। अच्छा छोड़ो, तुमने खाना वाना खाया कि नहीं, बताओ। खा लिया। और तुमने? मैंने भी। और रश्मि से इतना कहकर फिर वो मुझसे कहने लगा, और आपने अंकल जी खाना वाना खाया कि नहीं? मैंने भी रघु की तरफ देखते हुए कहा, खा लिया बस। अच्छा अंकल जी, रश्मि का आप ध्यान रखना, ओके? और रघु की इतनी बात सुनकर इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, रश्मि रघु से कहने लगी, अब कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ? और रश्मि के फिर से यह सवाल जवाब सुनकर रघु उससे तंग होकर कहने लगा, रश्मि प्लीज यार, हर बार टोका मत करो, मैं किसी काम के लिए थोड़ी देर बाहर जा रहा हूं मोहसिन भाई के साथ। तुम लोग यहीं रहना और अंकल जी के साथ ही रहना, और अगर कोई भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहां नैना है, नैना को तो तुम जानती हो ना, उसे कह देना। और इतना कहकर रघु ने फिर से रश्मि के चेहरे को प्यार से पकड़ा और उसके माथे पर चूमते हुए कहने लगा, रघु अच्छा मैं चलता हूं, शाम तक आ जाऊंगा, तुम लोग अपना ध्यान रखना। और उतना कुछ कहकर रघु वहां से निकल गया और रश्मि बेचारी फिर से रोती हुई बेड पर बैठ गई और मैं उसे चुप कराने लगा। इधर दूसरी तरफ अब समर और धानुष भी न्यू दिल्ली पहुंच चुके थे और एक चाय की दुकान पे खड़े होकर अदरक वाली चाय का मजा ले रहे थे और अपने तीसरे एजेंट के आने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों उस तीसरे एजेंट के आने का इंतजार कर ही रहे थे कि इतने में उस तीसरे एजेंट की गाड़ी भी वहीं आकर रुकी और एक काली रेंज रोवर में से एक हट्टा कट्टा नौजवान और एक सुंदर सी लड़की बाहर आई और दोनों समर और धनुष की तरफ बढ़ने लगे। समर ने धानुष को दूर से उस नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, धानुष, वो जो सामने से रेड शर्ट में आ रहा है ना, वो है शिवा, तुम्हारी तरह ही खुफिया एजेंट, और अभी नई ज्वाइनिंग है, लेकिन व्यवहार का बहुत ही सख्त है। और उसके साइड में जो नीली शर्ट में सुंदर सी लड़की आ रही है ना, वो है प्रीति। ये भी बिल्कुल नहीं है, इसने भी कल ही ज्वाइनिंग की है। और समर इतने में उन दोनों के बारे में धनुष से कुछ और कहता कि इतने में वो दोनों उन दोनों के पास आ पहुंचे। शिवा ने समर से हाथ मिलाते हुए कहा, शिवा, गुड आफ्टरनून सर, मैं शिवा। और समर ने भी ठीक उसी की तरह उससे हाथ मिलाते हुए कहा, समर, गुड आफ्टरनून, मैं समर। और फिर उसके साथ आई लड़की प्रीति ने भी ठीक वैसे ही किया और समर ने भी ठीक उसके साथ वैसा ही किया। फिर समर ने धानुष को उन दोनों के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, समर, ये है धानुष, तुम दोनों का सीनियर। और फिर शिवा ने ठीक उसके साथ भी वैसा ही बिहेव किया कि जैसा उसने समर के साथ किया था। और धानुष ने भी शिवा के साथ हाथ मिलाया और फिर जब प्रीति ने धानुष के साथ हाथ मिलाया तो जाने क्यों धानुष को एक अलग सा ही फील हुआ कुछ, और वो बस यूं ही प्रीति में कहीं खो सा गया और उसके हाथ को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर प्रीति ने धानुष से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अब सर हाथ। और ये सुनकर धानुष की एकदम से तंद्रा सी टूटी और वो फिर से ख्यालों से बाहर आया और उसके इस कांड के चलते समर उसे घूरने लगा
फिर समर ने उन दोनों को मिशन के बारे में बताते हुए कहा। देखो, ये एक खुफिया मिशन है जिसके बारे में तुम्हें, मुझे और एक और है, बस उसे पता है। पहली बात तो यह है कि ये बात कहीं और नहीं जानी चाहिए कि हम कब और किस वक्त क्या कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन हम पर कब कहां नजर रखे हुए हो इसका हमें भी कोई अंदाजा नहीं है। तो इसलिए हमें हर टाइम चौकन्ना रहना है। और कहानी कुछ यूं है कि 3 लोग हैं, रघु, रश्मि और सौरभ। और इतना कहकर समर अपने मोबाइल से उन तीनों की तस्वीर को दिखाने लगा। समर, यहाँ देखो, तीनों। और प्रीति और शिवा ने उन दोनों को गौर से देखा और कहा, जी सर। और समर ने फिर से उनसे कहना शुरू कर दिया और कहने लगा, कोई बात नहीं, मैंने ये तीनों की पिक्स तुम दोनों के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी है। तुम ये तीनों जब भी जहां भी दिखे तो सबसे पहले मुझे कॉल करोगे, और अगर तुम्हें कुछ कोई उल्टी सीधी हरकत होती दिखे तो बिंदास होकर अपनी तरफ से जो जी में आए ना वो कर देना, लेकिन लीगली। कहीं ये ना हो कि तुम लोग इलीगली कुछ कर दो और फिर मैं सबको ऊपर जवाब देता फिर इसका, जैसे कि हमारे एक एजेंट राकेश ने किया था। ओके? और समर की ये बात सुनकर प्रीति ने जवाब दिया, जी सर। और प्रीति के बाद शिवा ने भी ठीक ऐसा ही समर से कहा। और समर ने फिर से उन दोनों को कहा, गुड। शिवा मेरे साथ रहेगा और तुम धानुष के साथ, और जैसे कुछ भी खबर हो तो कुछ भी करने से पहले मुझे कॉल कर लेना। ओके? और समर की ये बात सुनकर धानुष बोलने लगा, ओके सर, एंड थैंक यू। और इतना सब होने के बाद प्रीति अपनी गाड़ी में आगे जाकर ड्राइविंग सीट पे बैठ गई और समर, धानुष और शिवा अभी वही खड़े रहे। प्रीति को इस कदर गाड़ी में जाता देख धानुष ने समर से कहा, धानुष, ये तो बड़ी तेज है सर, और थैंक यू सर। समर, शिवा जाओ तुम, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आता हूं। शिवा, जी सर। और इतना कहकर वो जाकर गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और अब समर धानुष के खिले खिले और बार बार प्रीति की तरफ देख रहे चेहरे को देखकर कहने लगा, समर, ओ बेटा, लड़की साथ में भेज रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अपना काम धंधा छोड़कर उसके साथ आशिकी लड़ाने लग जा। हमारे वास्ते सबसे पहले काम है और बाद में है जो भी है, समझा? धानुष ख्यालों से बाहर आते हुए, जी सर, आई एम सॉरी। समर, ध्यान से। और इतना कहकर समर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और शिवा के साथ न्यू दिल्ली की गलियों में निकल गया। और इधर अब धानुष भी आकर गाड़ी में बैठ गया और दरवाजा बंद कर प्रीति की तरफ देखने लगा। प्रीति ने गाड़ी स्टार्ट की और चलती बनी। फिर धानुष ने अपनी आंख पर लगे काले चश्मे को अपनी आंख से उतार के उसे साफ करके फिर से पहनने लगा और फिर से प्रीति को देखने लगा। इस बार प्रीति ने धानुष की तरफ देखा। क्या बात है सर, जब से आप मुझसे मिले हैं मुझे देखते ही जा रहे हैं, क्या हुआ? धानुष, नहीं, बस यूं ही देख रहा था, अच्छा लगता है तुम्हें देखना। और धानुष की ये बात सुनकर प्रीति के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी, अभी आप मिल रहे हो और अभी से फ्लर्टिंग शुरू? और धानुष ने भी फिर से अपना चश्मा उतारा और प्रीति की तरफ आंख मारते हुए उससे कहने लगा, धानुष जी, शुरू। सौरभ और रघु, जिनके बारे में मैंने तुमको बताया था, अब तुम तीनों ने मिलकर हमारे मिशन 26/10 को अंजाम देना है। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।